students, we are going to discuss the last lecture of our this course, which is numerical integration. So the main two questions that usually asked on numerical integration, that first is what is numerical integration, and second is why we use the numerical integration if we have a simple integration exist. So whenever we are talking about integration, we are more concerned with the area under the curve, and whenever we are talking about the derivative, we are concerned with the rate of change. So here we have an integration, so obviously we only discuss the area under the curve, because the integration and derivatives are totally the opposite to each other and opposite concepts. So firstly we will discuss that what is numerical integration. Okay, let us suppose we have a graph. This is our x-axis, this is our y-axis, and we have this graph. This is our first first limit of a graph, and this is the last limit, which is b, and we divide this area into n equal intervals, right? x0, x1 up to so on to xn, right? So x0 is equals to a and xn is equals to b. Now the area bounded by the curve f of x and x-axis, मतलब कि ये जो हमारे पास एरिया है जो कि इस कर्व के अंडर है, जो बाउंड किया हुआ है, वो एफ ऑफ एक्स एक आपके पास है, कर्व है, दिस कर्व एफ ऑफ एक्स, एंड योर एक्स एक्सिस दिस, between limits a and b, and is denoted by this particular integral. Now this is the integral, this is the integrand, and this x denotes the variable of integration. So अब हम इसको किस तरह से लेके प्रोसीड कर सकते हैं? हमने बेसिकली जो इंटरवल है a से b तक, इसको हमने डिवाइड किया है n इक्वल इंटरवल्स में, ठीक है? और इसका जो स्टेप साइज है हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास h है. सो h को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, सो h इज़ बेसिकली b माइनस a ओवर n. नाउ हेयर वी हैव ए बी एंड a इज इक्वल्स टू x नॉट, b इज इक्वल्स टू xn. यही जो बात मैंने पहले एक्सप्लेन की. और यहाँ पे जो मिड वाले पॉइंट्स हैं, इन ये सारे डिविजन्स हैं हमारे पास उस ग्राफ की, जो एरिया अंडर द कर्व है उस एरिया की, जो कि हम लोगों ने सपोज चूज़ किया है ए और बी लिमिट के दरमियान में. अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो वी हैव एक्स नॉट विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू आर लोअर लिमिट, a is our lower limit, this represents, and then x1 its formula is x naught plus h, then x2 its formula is x naught plus 2h, and up to so on, and this final one is b, which is our upper limit. So if we define h is equals to b minus a over n. So अगर हम जनरली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग एक तो एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, और एरिया अंडर द कर्व लेने के बाद हम लोग उस एरिया को डिवाइड करते हैं स्मॉल ट्रापीजियम्स में. अगर ट्रापीजियम्स की हम बात नहीं करते हैं, हम सिंपल कि हम उसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करते हैं ताकि हम उस एरिया को कैलकुलेट कर सकें. एंड ऑब्वियसली अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, सो एक्यूरेसी लेवल टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n. So if you use the greater n, greater the accuracy, smaller n, so smaller the accuracy. So why we need a numerical integration? So first thing, if the function is not integrable, अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि इंटेग्रेबल नहीं है, फंक्शन आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है, सो उस केस में हम लोगों के पास ये ज़रूरत होती है कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज़ करें. सेकेंड थिंग, समटाइम्स द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी लेंथी. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है जो इंटेग्रेबल तो होता है, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, और उसके लेंथी होने के साथ साथ आपको उसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करनी पड़ती है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद भी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं. तो अपने टाइम को बचाने के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम ईजी वे की तरफ जाएँ, और वहाँ जाके हम n की वैल्यू को ग्रेटर करके अपने एरर को मिनिमाइज़ करके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज़ values are given in tabulated form and there is no info about function. यानी आपको वैल्यूज़ टेबल में गिवन हो, यानी डिस्क्रीट पॉइंट्स गिवन हो, और आपको फंक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी जाए. अगर तो आपके पास फंक्शन है फिर तो ऑब्वियसली आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर आपको फंक्शन नहीं दिया जाता तो आप सिंपल इंटीग्रेशन कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो. यानी नॉर्मल इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपके पास फंक्शन का होना ज़रूरी होता है. अगर फंक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली आप लोगों को डिस्क्रीट पॉइंट्स दिए जाएंगे, और जब डिस्क्रीट पॉइंट्स दिए जाएंगे तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही अप्लाई करनी है.
The last most important point is that numerical integration is only applicable on definite integrals. Now what is definite integrals? Definite integrals हमारे पास ऐसे integrals होते हैं जिसमें आपके पास जो limits होती हैं वो define होती हैं. जैसे आपके पास इंटेग्रल है a to b, वी हैव f of x and d of x. सो यहाँ पर a और b आपको डिफाइन किया जाता है. इसी तरह से अगर हम इनडेफिनेट इंटेग्रल्स की बात करते हैं, सो इनडेफिनेट इंटेग्रल्स में हमारे पास सिर्फ इंटेग्रल होता है और आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है, और जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, लेट अस सपोज आई हैव x, सो अगर मैं x को इंटीग्रेट करती हूँ, सो एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास इन्वॉल्व होती है. इसी तरह से ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास लिमिट्स हैं 1 to 2 और x है और f of x है, d of x है, सो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो नंबर्स की फॉर्म में आता है, उसमें आपके पास कांस्टेंट नहीं आता. ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस. सो दिस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन डेफिनेट इंटेग्रल्स. ठीक है, ये आप इनडेफिनेट इंटेग्रल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो. ओके, मेथड. सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा वो ट्रेपेजॉइडल रूल है. ठीक है, इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल है. ट्रेपेजॉइडल रूल में आप लोगों के पास जो फर्स्ट एंड लास्ट डिस्क्रीट पॉइंट होता है उसके साथ 2 को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाकी मिड वाली सारी वैल्यूज़ के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं. वन थिंग इज़ कि आप इस फॉर्मूला को दो और तरह से लिख सकते हो, लाइक h over 2, सॉरी h over 2 नहीं, आप इसको लिख सकते हो h डिवाइडेड बाई 2, देन y0 प्लस 2y1 प्लस y2 अप टू सो ऑन टू yn-1 और प्लस yn. ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर एक साथ कंपाइल करके नहीं लिखना चाहते हो, फर्स्ट को फर्स्ट में लिखें, दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन फाइनल में आप yn लिख दें. इसी तरह से एक और तरीका होता है कि आप यहाँ पर h लिखें, y0 प्लस yn डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 y2 अप टू सो ऑन टू yn-1. अगर आप यहाँ पर 2 को डिवाइड करते हो तो फिर सारी टर्म्स के साथ यहाँ पर 2 नहीं आता. सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मुश्किल में पढ़ने के बजाय आप लोगों को ये जो फॉर्मूला बताया जा रहा है आप इसी को ही फॉलो अप करें ताकि आपकी गलती के चांसेस ना हो. Okay, the most important thing about trapezoidal rule that it is applicable for any value of n. इसमें आपने n को कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. either you can use 1 2 3 4 5 up to so on, आप कोई भी n की वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इज सिम्पसन 1/3 रूल. सिम्पसन 1/3 रूल में हमारे पास यहाँ पे h/3 आता है. देन वी हैव द फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू, उसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होती है. देन आपके पास जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं, मैं मल्टीपल ऑफ 3 की बात नहीं कर रही, मैं ऑड नंबर्स की बात कर रही हूँ. जो आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं वो आपके पास 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो आपके पास इवन नंबर्स होते हैं जिसको हम मल्टीपल्स ऑफ 2 कहते हैं वो आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ सिम्पसन 1/3 रूल. सो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इफ़ द टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स इज़ इवन और मल्टीपल ऑफ 2. अब इसमें दोनों केसेस हैं कि अगर आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो इवन होने चाहिए और दूसरा केस कि वो मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए. तो ऑब्वियसली इवन नंबर है तो वो मल्टीपल बाय 2 भी होगा. उसके बाद बात आती है सिम्पसन 3/8 रूल की. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द सिम्पसन 3/8 रूल. यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट और लास्ट जो है वो आपके पास ऐसे ही रहते हैं. उसके बाद आपके पास जो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं वो वाले डिस्क्रीट पॉइंट्स आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होती हैं वो आपके पास 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं. उसमें मल्टीपल ऑफ 2 भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ आपके जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं यानी ऑड नंबर्स होते हैं वो भी आपके पास आ जाते हैं. सिर्फ जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो आपके पास जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं. इसके लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हों. तो यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होना ज़रूरी होते हैं. ऑड मल्टीपल्स आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव n इज इक्वल्स टू 7 देन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस आइदर. अब यहाँ पर 7 जो है वो ऑड तो है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है. सो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, जैसे 3 6 9 12 एंड अप टू सो ऑन. इस तरह सिर्फ सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है, वी हैव टू इवेलुएट दिस इंटेग्रल.
this definite integral using trapezoidal rule, Simpson 1/3 and 3/8 rule and find the value of pi in each case. अब हमें एक इंटेग्रल दे दिया गया है जो कि डेफिनेट इंटेग्रल है, हमें ट्रेपेजॉइडल भी लगाना है, हमें सिम्पसन 1/3 भी लगाना है, हमें सिम्पसन 3/8 रूल भी लगाना है, इसके साथ हमें पाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा ना हमें n दिया हुआ है और ना ही हमें h दिया हुआ है। सो इस केस में अभी हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। ठीक, अब एक चीज़ तो यहाँ पर है कि आपको n एक ऐसा चूज़ करना है जो इन तीनों मेथड्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। सो हमारे पास अब रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल के तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सिम्पसन के लिए इवन होना चाहिए और सिम्पसन 1/3 के लिए इवन और 3/8 के लिए मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सो उस केस में हम लोग n = 6 यूज़ करेंगे। अब आप लोग चाहो तो n = 12 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जब आप लोग बाय हैंड कैलकुलेशंस करते हैं तो इतने सारे नंबर्स को हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि पेपर भी हम लोगों ने मैनेज करना होता है। तो उस केस में n = 6 इज़ द बेस्ट चॉइस। बट ऑब्वियसली अगर आप लोग एनालिसिस कर रहे हो तो आप 12 लेना चाहो, 24 लेना चाहो, 30 लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, बिकॉज 30 इज़ एन इवन नंबर, 30 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑब्वियसली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल। तो जब भी एनालिसिस की बात करें तो उसमें हम लोग n को इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो भी होता है हमारा एनालिसिस के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर में कर रहे हो तो ऑब्वियसली 6 इज़ द बेस्ट चॉइस अगर आपको n नहीं दिया जाता। n हमने चूज़ कर लिया, अब हम इजीली h फाइंड आउट कर सकते हैं। सो h = b - a/n, b इज़ आर अपर लिमिट, a इज़ आर लोअर लिमिट, सो 1 - 0 / 6 गिव्स यू h = 1/6। n और h हमने दोनों फाइंड कर लिया, देन हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास था n = 6, सो यहाँ पर जो हमने n लिया वो 0 से लेके 6 तक आया, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास a था, तो दिस इज़ आर x0 एंड दिस इज़ आर xn, और ये अगर आप इसको काउंट करें सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप 0 से लेके 5 तक वैल्यूज़ लो तो ये n = 6 हो जाएगा। नो, यू हैव टू काउंट लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी जो भी आपको n की वैल्यू गिवन है उसमें आपने 0 को भी इंक्लूड करना होता है। ओके, इसके बाद आप लोग सबसे पहले टेबल बनाया करें। टेबल बनाने से ये होता है कि आपको क्लियर कट से आप कैलकुलेशंस यहाँ पर लिख लेते हैं और आइट्रेशंस परफॉर्म करने के बाद आप इस टेबल को भी फिलअप कर लिया करें ताकि आपके जो है वो गलती के चांसेस कम हो और एटलीस्ट आपको पता चले कि आप लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। एंड इस तरह से अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो तो वो ज़रा देखने में भी अच्छा लगता है और जल्दी से पता चल जाता है कि यार इसने कहाँ पे जो है वो मिस्टेक की हुई और कहाँ पे नहीं की हुई, और आपको ख़ुद भी रीचेकिंग के वक्त भी आसानी होती है। तो सबसे पहले आप n का कॉलम बनाएं, ये सारी वैल्यूज़ लिखें, देन xn आप फाइंड आउट करें। ऑब्वियसली x0 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, देन हम x1 को फाइंड आउट करेंगे, देन x2 को, देन x3 x4 x5 एंड x6। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके पास x0 अगर आपके पास x0 लोअर लिमिट होती है तो फाइनल xn जो आपके पास x6 है वो आपके पास अपर लिमिट के इक्वल आना चाहिए। अगर ये आपके पास अपर लिमिट के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने गलती की है कैलकुलेशंस में, तो आप उसको दोबारा से रीचेक कर सकते हो। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। सिंपली जो हमें फंक्शन गिवन था 1/1 + x², हम उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर कहीं कहीं पे मैंने जो है वो 4 डेसिमल तक लिखा हुआ है, कहीं पे 5 तक लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ ऐसे ही आ रही थी। तो 5 तक लिखने का मतलब ये है कि मैंने इसको ट्रंकेट किया हुआ है, तो आप इसको 5 6 तक यहाँ पर ट्रंकेट कर सकते हो वैल्यूज़ को। फाइनल आंसर जब आप फार्मूला में पुट करोगे, फार्मूला में पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर फाइंड आउट करोगे उसको 4 डेसिमल तक आप उसको राउंड कर लेना, ठीक है। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली x3 x4 x5 x6 पुट करके, तो ये हमारे पास एक कॉलम बन चुका है। कॉलम बनाने के बाद जब ये टेबल आप लोगों के पास सारा जनरेट हो जाए तो टेबल जनरेट करने के बाद आप लोगों ने इसको 1 बाय 1 अपने फार्मूलाज में रिप्लेस करना है। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रेपेजॉइडल रूल्स, सिंपल फार्मूलाज हैं हमारे पास। ओके, सिंपल फार्मूला है हमारे पास y 6 तक था, तो यहाँ पे मैंने y0 लिखा, यहाँ पे y6 और बाकी मिड वाली सारी वैल्यूज़ 2 के साथ डिवाइड हो गई। सिंपली मैंने यहाँ पे पुट किया है, h हमारे पास था 1/6 और ये आपके पास था 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, मैंने वो लिखा। देन सिंपल मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर जो टेबल में से थी उठा के
पुट कर दी। उसके बाद अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया है। देन हम प्रोसीड करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल की तरफ। तो ये भी आप लोगों के पास जो है a/3 x0 y0 एंड y6 है। जितने भी आपके पास ऑड मल्टीपल्स हैं वो 4 के साथ डिवाइड्स होंगे और इवन मल्टीपल्स जो हैं, इवन नंबर्स जो हैं वो आपके 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। सिंपल हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7854। Then we proceed towards the Simpson 3/8 rule. Simpson 3/8 rule में भी हमारे पास y0 y6 ऐसे ही आएंगे और आपके पास जो मल्टीपल ऑफ 3 था वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और बाकी सारे इवन मल्टीपल्स और जो ऑड मल्टीपल्स थे वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से आपको मिल जाएगा 0.7854। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पाई। तो पाई को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। सो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आप लोगों के पास इंटीग्रल है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आता है टेंजेंट इनवर्स x और लिमिट है हमारे पास 0 से 1। सो यहाँ पर सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं। पुट करने के बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर अब जो आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 है वो π/4 के इक्वल होता है। ये वो टेबल था जो हम एफएससी में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। आप उस टेबल को देख सकते हो और उसको याद भी कर सकते हो। देन टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप लोग इसको अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है पाई की वैल्यू। ठीक है, तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए आप इस नंबर को कभी भी पॉइंट्स में नहीं लेके जा सकते। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो पाई हमारे पास एज इट इज़ ही पाई आता है। हम उस पाई की सीरीज़ को ट्रंकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेशंस भी कर रहे हो तो आपको अपने जो कैलकुलेटर है उसमें भी पाई एज इट इज़ ही लिखना होता है। आप उसको 3.1416 अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ नहीं लिख सकते जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया। अब मैं चाहती तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट मैं विद इन अ पॉइंट्स भी यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकती थी, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। वो आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बनती है। सो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास वो होती है जो ट्रंकेटेड भी ना हो और जो राउंड ऑफ भी ना हुई भी हो। सो यहाँ से अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल के लिए पाई फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ आवर एग्जैक्ट वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू आवर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। जो हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पीछे फाइंड आउट की थी ट्रेपेजॉइडल के केस में वो लिखी है। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 3.1368 एंड विच इज़ नॉट एज मच एक्यूरेटेड एज वी वॉन्ट। देन वी हैव सिम्पसन 1/3 तो सिंपली π/4 आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। देन जो सिम्पसन 1/3 से अप्रॉक्सीमेटेड निकाली 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.1416। देन वी हैव सिम्पसन 3/8 रूल। सो यहाँ से अब आप लोगों के पास सिम्पसन 3/8 रूल से जो आई 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.1416। अब जो हमारे पास नॉर्मली पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1417 समथिंग अप टू सो ऑन, सॉरी दिस इज़ 15। यहाँ पे आपके पास 15 एंड अप टू सो ऑन आता है। तो यहाँ पर चूंकि हमने ऑलरेडी इनको राउंड ऑफ किया हुआ था 4 तक, तो यहाँ पे आप लोगों के पास राउंड ऑफ वैल्यू आई है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। सो आप देख सकते हैं कि सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 से जो आपके पास पाई की वैल्यू आई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ आई हैं जो हमें कैलकुलेटर से मिलती है या जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। लेकिन ट्रेपेजॉइडल में आपको इतना एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा, वो आपको 3.1368 दे रहा है। तो ट्रेपेजॉइडल के इस पाई की वैल्यू को हम इम्प्रूव कर सकते थे अगर हम n को ग्रेटर चूज़ कर लेते, यानी 6 के बजाय 8 ले लेते, 10 ले लेते, 12 ले लेते, तो शायद हमारे पास एक्यूरेसी जो है पाई की वैल्यू की इंक्रीज़ होती। तो सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल्स से 6 चूज़ करने से हमारे पास बेहतरीन आंसर आया है, लेकिन ट्रेपेजॉइडल ने हमें इतना अच्छा आंसर नहीं प्रोवाइड किया। तो इस वजह से अगर हम इन कंपैरिजन करें इन तीनों मेथड्स का तो सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 गिव्स अस द बेस्ट रिजल्ट्स। और अगर हम उसको मज़ीद बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं तो हम एरर को बहुत ही मिनिमाइज़, यानी इतना मिनिमाइज़ करें कि वो नेग्लिजिबल हो जाए। सो उस केस में हम n की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि हमें सिम्पसन्स अच्छे आंसर दे दें और ट्रेपेजॉइडल की तरफ हमें ना प्रोसीड करना पड़े। इवन अगर ट्रेपेजॉइडल से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट इन कंपैरिजन हम सिम्पसन को ही प्रायोरिटी देते हैं।
ओके, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं. वी हैव टू इवेलुएट दिस इंटेग्रल. वी हैव अ लिमिट 2 to 3. यूज ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 रूल बाय डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल इंटरवल्स. ऑल्सो कंप्यूट द एब्सोल्यूट एरर. अब हमने इस इंटेग्रल को इवेलुएट करना है, हमें ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 लगाना है और हमें एब्सोल्यूट एरर को भी कंप्यूट करना है. इसके अलावा हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है दैट वी हैव डिवाइड इनटू 4 इक्वल इंटरवल्स, यानी आपके पास जो 2 और 3 तक लिमिट गिवन है इसको हम सिर्फ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हमने ये जो लिमिट हमें गिवन है, हमने इस लिमिट को सिर्फ 4 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, ना कम में कर सकते हैं ना ज़्यादा में कर सकते हैं. ठीक है, सो इस रिस्ट्रिक्शन में अब जो आपके पास n बनता है वो n बनता है 4. अब जब आपके पास n इज इक्वल्स टू 4 बनता है तो हम अपने मेथड्स को देखेंगे कि क्या हमारे ये दोनों मेथड्स पे n इज इक्वल्स टू 4 एप्लीकेबल है या नहीं है. सो ट्रेपेजॉइडल रूल में हमारे पास ऑब्वियसली एप्लीकेबल है क्योंकि ट्रेपेजॉइडल हमारे पास सारे n की वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल होता है. और इसी तरह से अगर सिम्पसन 1/3 रूल की बात करें तो उसके लिए हमारे पास इवन होते हैं यानी मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं. सो 4 ऑब्वियसली आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 है तो हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल भी अप्लाई होता है. अगर यहाँ पर हमें ये कहा जाता कि वी हैव टू अप्लाई द सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो फिर हम 3/8 रूल पे ना अप्लाई कर सकते, फिर हम सिंपली इन 2 रूल्स पे अप्लाई करते और थर्ड रूल के लिए लिख देते विद दिस रिस्ट्रिक्शन कि हम सिम्पसन 3/8 रूल के ऊपर n इज इक्वल्स टू 4 को नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि सिम्पसन 3/8 रूल में ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है फॉर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उससे आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि क्या ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं. अगर हैं तो फिर आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे जस्टिफाइड कर दें, उसको आंसर लिख दें 1-2 लाइन में इंग्लिश में कि ये एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता विद सॉलिड रीजंस. राइट, ओके, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं. सो वी हैव n इज इक्वल्स टू 4 एंड h हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. b माइनस a डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 ओवर 4. सो यहाँ से h हमारे पास आ गया 1/4. सो सिंपली सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे. सो वी हैव 0 to 4 काउंट. अब आप इसको काउंट करते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4. ठीक, अब अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि n इज इक्वल्स टू 4 है तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 यानी 1 2 3 4, ये n तो 4 पूरा हो गया. ऐसा नहीं है, आपने 0 से 4 तक जाना होता है. आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट योर n. ठीक, उसके बाद आपने xn निकालना है. दिस इज़ आर अपर लोअर लिमिट विच इज़ 2. हमने 1 को कैलकुलेट किया, 2 को, 3 को, 4 को कैलकुलेट किया तो हमारे पास लोअर लिमिट आ गई. देन वी हैव टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद एफ ऑफ एक्स एन जो है वो निकालना है. सो एफ ऑफ एक्स एन ऑब्वियसली आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसमें आप पहले 2 को रखेंगे तो ये निकाल लेंगे, देन 9/4 को रखेंगे, ये निकाल लेंगे, 5/2 को रखेंगे, ये निकाल लेंगे, 11/4 को लिखेंगे, वैल्यू आ जाएगी, एंड 3 को लिखेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी. आई रिपीट कि जब भी आप ये वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो आप उसको 5 या 6 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर लिया करें. एंड पे जाके जो फाइनल आंसर आता है उसको राउंड ऑफ कर लिया करें. बट अगर आप चाहते हो कि साथ साथ राउंड ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हो, बट उसमें आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक थी वो 2 तक ही आ रही थी, जो 3 तक हैं वो 3 तक ही आ रही थी, और बाकियों को जैसे जैसे आ रही थी वो वैसे ही मैंने लिखी हैं. सो इस तरह से आप लोगों ने भी टेबल क्रिएट कर लेना है ताकि आप लोगों के पास एक क्लियर व्यू बन जाए कि हाँ आपके पास एक्स एन की वैल्यूज़ क्या आई हैं और एफ एक्स एन की क्यों आई हैं, क्योंकि ये टेबल तो सब केसेस के लिए एक जैसा ही है. आगे सिर्फ आपका फार्मूला चेंज है जिसमें आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना होता है. देन वी हैव अ ट्रेपेजॉइडल रूल. सिंपल आपके पास फार्मूला है, वाई नॉट एंड वाई 4 हमारे पास सेपरेट आ गए हैं यहाँ पर, और ये बाकी वैल्यूज़ हमने 2 के साथ लिख दी हैं. सिंपली आप अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, और इसको आप लोग मैंने नहीं किया लेकिन आप लोगों ने करना है, आप लोग इसको 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लेंगे. We have Simpson 1/3 rule, so this is the formula for Simpson 1/3 rule. हमने वो लिखा. देन सिंपली आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और फाइनली आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. अब हमें एक और चीज़ भी फाइंड आउट करनी थी, एब्सोल्यूट एरर. सो अब हम पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे. वी हैव दिस इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सो 1/x² को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, आपके पास x माइनस 2 हो जाता है. सो जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, एंड इट गिव्स टू x माइनस 1 ओवर -1. सो सिंपली आपके पास आ जाएगा -x ओवर
-1/x। ठीक, तो यहाँ पे मैंने अपर एंड लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई डाल दिया है, और यहाँ पर हमारे पास चूंकि माइनस था, प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि माइनस था और -1/2, सो माइनस माइनस गिव्स यू प्लस। सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप इसको 4, 5 कुछ डिजिट्स तक आप ले सकते हैं, या तो आपको मेंशन होगी, अगर आपको मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली आपने 4 को अपने माइंड में रखना है। सो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। देन आपने एब्सोल्यूट एरर को निकालना है। सो एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल के लिए करेंगे, दिस इज आवर एग्जैक्ट वैल्यू एंड दिस इज आवर कंप्यूटेड वैल्यू, सो दिस इज आवर एरर। Then Simpson 1/3, this is our exact value and this is our computed value and this is our error। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Simpson 1/3 ने हमें इतना एरर नहीं दिया, बहुत ही स्मॉल एरर है हमारे पास, 4 डेसिमल तक की एक्यूरेसी है, उसके बाद एरर इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि 3 डेसिमल तक की एक्यूरेसी है और उसके बाद एरर इन्वॉल्व हो रहा है। सो ऑब्वियसली Simpson 1/3 इज़ द बेस्ट वन।